Assalamu alaikum, dear students. This is the second section of our unit number 4 that is related to syntax. And in the second section, we are going to discuss the phrases, the constituents, and the phrase structure rules. Okay, so whenever we are analyzing constituents of the syntax, यानी कि syntax के constituents जो हैं उनके analysis को करने के लिए what we need to do is we need to explore the various phrases और phrase structure के phrases जो है how are they built and how are they made. ठीक है, so ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि in language और in syntax linguistics के अंदर वर्ड्स जो हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फ्रेजेस एंड द फ्रेजेस दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द क्लासेस एंड सेंटेंसेस. ठीक है, सो जितने भी आपके पास आ रहा है सेंटेंस जो है इट इज़ द हाईएस्ट लेवल. ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रामर और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो फ्रेजेस और वर्ड्स हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि ये जो हायरार्की है सिंटेक्स के अंदर हाउ डज इट वर्क, लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है, ये डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. जो सबसे छोटी हायरार्की है वो है मॉर्फीम. ठीक है, मॉर्फीम स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, मॉर्फीम आपको पता चल गया. उसके बाद वर्ड आता है. ठीक है, तो असल सिंटेक्स जो है उसकी स्टडी का आगाज वर्ड से होता है. ठीक है, वर्ड और वर्ड जो है टू वर्ड्स और मोर वर्ड्स दे ज्वाइन and they join to make phrases. Now phrases, they can be noun phrases, they can be verb phrases, they can be prepositional phrases. ठीक है, तो ये तीन मेजर टाइप्स हैं phrases की. it could be either a prepositional phrase, it could either be you know noun phrase, it could be a verb phrase. ठीक है, तीन मेजर phrases हैं जिनको बार बार जो आपके सामने आएंगी. ठीक है, phrases जो हैं जब एक नाउन फ्रेज और एक वर्ब फ्रेज आपस में कंबाइन करती है तो वो क्लास की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है. ठीक है, अब क्लास अगर तो इंडिपेंडेंट है यानी कि उसके आगे आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो वो सेंटेंस की शक्ल इख्तियार कर लेगा. एंड इफ इट इज़ part of a larger structure then it will be called the class. और ठीक है, when two or more classes join they make the sentence in the complex sentences. ठीक है, तो अब आप टाइप्स जो आपने पढ़ी थी ना सेंटेंसेस की, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि क्लास अगर तो इंडिपेंडेंट है तो देन इट इज़, उसके आगे आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो देन इट बिकम द सेंटेंस. हाउएवर if it is not independent and it gets joined by a few other classes then it becomes a complex sentence. Okay, so इस हायरार्की को पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद what we have learned is कि words जो हैं they are the smaller syntactic unit than phrases. ठीक है, words जो हैं वो फ्रेज से पहले आते हैं. वर्ड्स यानी कि मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस जो हैं वो मिलकर क्लासेस बनाती हैं और क्लासेस जो हैं ये मिलकर सेंटेंस बनाती हैं. यानी कि सबसे बड़ी जो हायरार्की है वो सेंटेंस है, उसके बाद क्लास आती है, क्लास के बाद फ्रेज आती है और फ्रेज के बाद आपके पास वर्ड्स आते हैं. ठीक है, सो सिंपली अगर ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसकी अगर आप एक सिंपल सी डेफिनेशन देखना चाहें तो वो ये है कि अ सेंटेंस इज मेड of one or more than one clause which is made up of one or more than one phrase and a phrase is made of one or more than one word. ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेज स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की. तो जो इंग्लिश है जो लैंग्वेज है इसमें प्रेपोजिशंस जो हैं ऑब्वियसली दे आर यूज विद नाउन्स. तो ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद जो फ्रेज आती है वो नाउन फ्रेज कहलाती है. ठीक है, जैसे अब आपके सामने सेंटेंस लिखा है ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, बोल्ड कर रहा हूँ मैं इसको. अबाउट दोज नॉइजी कैट्स. ठीक है, द सेंटेंस इज अबाउट दोज नॉइजी कैट्स. अब नॉइजी कैट्स जो है क्या है, कैट्स सबसे पहले क्या है, नाउन है. ठीक है, नॉइजी क्या है, नॉइजी कैट्स, नॉइजी क्या है, नॉइजी इज एन एडजेक्टिव. ठीक है, तो एडजेक्टिव को जब हमने नाउन के साथ मिला दिया तो ये बन गई नाउन फ्रेज. ठीक है, अब उसके बाद क्या है, दोज नॉइजी कैट्स. अब आप अगर रिकॉल करें जब हमने बात की थी डिटर्मिनर्स की. ठीक है, तो उसमें
दिस दैट दीज दोज जो थे इनको हमने डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में डाला था, ठीक है। तो दोज नॉइजी कैट्स जो है अगेन ये चूंकि डिटर्मिनर है तो ये फिर दोबारा से नाउन फ्रेज बन जाएगी। अब आ गया जी अबाउट। अबाउट क्या है? अबाउट इज अ preposition अबाउट दोज नॉइजी कैट्स। नाउ अबाउट के लगने के बाद अब ये जो फ्रेज होगी इट विल नो लॉन्गर बी अ नाउन फ्रेज, रादर इट विल बी अ prepositional फ्रेज, क्योंकि इसके हेड में, इसके आगाज में जो वर्ड है वो अबाउट आ गया है, ठीक है। तो अब ये आपके सामने prepositional फ्रेज है। अब अगर हम इसको कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में देना चाहें तो लेट्स से कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट दोज नॉइजी कैट्स। अब ही क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, प्रोनाउन है, तो ये नाउन फ्रेज बन जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बाज़ औक़ात प्रोनाउंस जो हैं वो भी नाउन फ्रेज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, वॉज और टॉकिंग। अब वॉज क्या है? इट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। टॉकिंग क्या है? इट इज़ वर्ब। तो वॉज टॉकिंग जो है क्या बन जाएगा? इट विल बी अ वर्ब फ्रेज, उधर से नाउन फ्रेज बन गई। और इधर ये अबाउट दोज नॉइजी कैट्स, ये सारी prepositional फ्रेज बन गई। तो ये मिल मिला के तीन फ्रेजेस पे मुश्तमिल सेंटेंस बन जाएगा। ही यानी कि अलग फ्रेज है, वॉज टॉकिंग अलग फ्रेज है, अबाउट दोज नॉइजी कैट्स जो है ये अलग से एक फ्रेज है, prepositional फ्रेज है, ठीक है। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है वो यूजली इसी पैटर्न पे चलता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के फ्रेज स्ट्रक्चर को समझने के लिए मजीद एक एग्जाम्पल दी गई है। चार सेंटेंसेस हैं आपके सामने। असलम स्लेप्ट, असलम सॉ हिज डॉग, असलम आस्क्ड फॉर अ कार, असलम borrowed car for his travel, ठीक है। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखना चाहें चारों का तो लेट अस हैव अ लुक एट इट कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो आपके सामने है अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो असलम स्लेप्ट, ठीक है। अब असलम क्या है? इज अ नाउन, और आपको पता है कि फ्रेज जो है वो एक या एक से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल हो सकती है, यानी कि एक वर्ड की भी फ्रेज हो सकती है। तो असलम को हम दर्जा देंगे नाउन फ्रेज का। इसी पैटर्न पे सेंटेंस नंबर टू है, असलम सॉ हिज डॉग, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें तो असलम जो है इट इज़ नाउन, और ज़ाहिर है उसके साथ डिटर्मिनर वगैरह नहीं है, तो ये नाउन फ्रेज बन गई। सॉ जो है ये वर्ब है, और वर्ब के साथ भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि जिसको उसके साथ अटैच किया जा सके, तो अगेन इट इज़ वर्ब, सो इट विल बी टर्म्ड एज द वर्ब फ्रेज। अब आगे जो आखिर में आ गया हिज डॉग। डॉग जो है वो नाउन है, और हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और हमें पता है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है इट इज यूज्ड एज द डिटर्मिनर ऑफ अ नाउन, ठीक है। जो हमने ऊपर डिटर्मिनर्स में वर्ड पढ़े थे उसमें हिज शामिल था, ठीक है। तो हिज डॉग जो है ये आपकी बन गई नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज प्लस नाउन, ये आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर थ्री, असलम आस्क्ड फॉर अ कार। असलम नाउन फ्रेज, आस्क्ड अगेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इट विल बी वर्ब फ्रेज। फॉर अ कार, अ कार जो है इट इज नाउन फ्रेज, उसके साथ फॉर लग गया तो फॉर क्या है? prepositional है, सो इट विल बिकम prepositional फ्रेज। सो नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज प्लस prepositional फ्रेज, इट विल मेक दी सेंटेंस। अब आपने ये ना ट्री डायग्राम्स बनानी है, तो सैम्पल ट्री डायग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट सेंटेंस देखें, असलम borrowed a car for his travel। तो असलम इज नाउन फ्रेज, borrowed is verb phrase, a car is again noun phrase, and for his travel is again prepositional phrase. So uh, all these phrases they combine together and they make सेंटेंस। अब इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी जुमला आपके पास आएगा बेसिक स्ट्रक्चर उसका यही होगा, ठीक है। या तो वो नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज होगा, वर्ड ऑर्डर भी यही होगा, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपके पास वर्ड्स आएंगे कि इट इज़ नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज प्लस नाउन फ्रेज, और इट इज़ नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज प्लस prepositional फ्रेज, और इट इज़ नाउन फ्रेज plus verb phrase plus again noun phrase and the prepositional phrase, okay। So this is how the structure of English language works। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर
फ्रेजेस जो हैं पर्टिकुलरली प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं ये कम्बिनेशन होती हैं प्रेपोजिशन का और नाउन फ्रेज का। ठीक है, अगर हम आप ऊपर जो लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा, अगर हम उसकी एग्जांपल जो है वो दोबारा रिकॉल करें, तो द सेंटेंस वाज कि असलम बारोड अ कार फॉर हिज ट्रैवल। अब हिज ट्रैवल जो है इट इज़ नाउन फ्रेज, क्योंकि हिज जो है ये डिटर्मिनर है उसके नाउन का ट्रैवल का, और फॉर जब हमने उसके साथ लगा दिया तो वो प्रेपोजिशन का इजाफा हो गया और ये फ्रेज बन गई प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, और जो सेंटेंस होता है इसी तरीके से वेरियस फ्रेजेस का कम्बिनेशन होता है जिसमें नाउन फ्रेज का और वर्ब फ्रेज का होना मस्ट है। ठीक है, जुमला है, ठीक है, जो जुमले की कंस्ट्रक्शन है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसको हम ट्री डायग्राम की मदद से डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो हमने ब्रैकेट्स की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में डिस्कस की। इसी चीज़ को, इन्हीं फ्रेजेस को हम जो है वो ट्री डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्री डायग्राम की एक सैंपल जो है वो ट्री डायग्राम इस वक्त आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, सो इसमें एक सेंटेंस है, द टॉल बॉय स्पिल्ड हिज मिल्क। ठीक है, द टॉल बॉय स्पिल्ड हिज मिल्क। तो सबसे पहले तो आप देखें द है ना, ठीक है, द, तो द डिटर्मिनर हो गया हमारे पास। उसके बाद आ गया जी टॉल बॉय। टॉल इज एन एडजेक्टिव एंड बॉय इज अ नाउन, सो ये सब मिलके बन गए नाउन फ्रेज। ठीक है, हर एक वर्ड को हमने इंडिविजुअली भी लिखना है कि ये है क्या, मतलब कि डिटर्मिनर है, टॉल एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, तो ये तीन मिला के द टॉल बॉय ये नाउन फ्रेज बनाएंगे। उसके बाद बन गई है, उसके बाद आगे स्पिल्ड। स्पिल्ड क्या है, ये वर्ब है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो लिहाजा ये अकेली वर्ब फ्रेज बन गई। उसके बाद आ गया जी हिज मिल्क। अब हिज क्या है, हिज जो है वो डिटर्मिनर है और मिल्क क्या है, नाउन है, तो ये मिल मिला के बन गई नाउन फ्रेज। अब इस नाउन फ्रेज को जब हमने स्पिल्ड के साथ मिलाया तो ये बन गया स्पिल्ड हिज मिल्क। अब ये बन गई मिल मिला के वर्ब फ्रेज। अब इस वर्ब फ्रेज को जब हम नाउन फ्रेज के साथ कंबाइन करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द टॉल बॉय स्पिल्ड हिज मिल्क। इस टाइप की जो डायग्राम है इसको हम ट्री डायग्राम कहते हैं, और ये ट्री डायग्राम आपने अपने जहन में रखनी है। जो फर्स्ट बैच में जब आपको ट्री डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया था, तो जो हमने पेपर आपके चेक किए थे, तो उसमें बच्चों ने बड़े खूबसूरत किस्म के दरख्त रंगीन किस्म के बनाए हुए थे। ठीक है, तो एक्चुअली जो ट्री डायग्राम होती है वो ये चीज़ है जो कि इस वक्त आपके सामने आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, सैम्पल ट्री डायग्राम आपने देख ली। अब इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ट्री डायग्राम जो है वो सेंटेंस के वेरियस एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये हमें बताती है कि हाउ द वर्ड्स आर पुट टुगेदर, यानी कि जुमले को किस तरीके से आपस में इकट्ठा किया गया है, यकजा किया गया है। और ये जो वर्ड्स हैं इनको इकट्ठा करना, इसको टेक्निकली हम जो है वो सिंटैक्स की लैंग्वेज में पार्सिंग कहते हैं। ठीक है, PARSING, पार्सिंग के यानी कि जुमले को उसके हिस्सों में कन्वर्ट करना। अगर ये आपने सेकंड ईयर में वो लेसन पढ़ा हो, अगर फर्स्ट ईयर एट हैरो, तो उसमें पार्सिंग का वर्ड आता है ना, जिसमें जिसमें वो हमें राइटर बताता है कि मिस्टर सोमरवेल जो है वो सेंटेंस को पार्सिंग करके पढ़ाता था। ठीक है, तो इसके अंदर इस एनालिसिस को करने के लिए, यानी कि ट्री डायग्राम को बनाने के लिए, पार्सिंग को करने के लिए आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना ज़रूरी है, कि आपको पता हो कि हर एक वर्ड जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसके अलावा सेंटेंस का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सबसे पहले नाउन फ्रेज आएगी, फिर उसके बाद जो है वो वर्ब फ्रेज होगी, और उसके बाद प्रपोजिशनल फ्रेज या फिर अगेन जो है वो नाउन फ्रेज आएगी। ठीक है, इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि हर एक फ्रेज जो है उसका उसका सेंटर क्या है। ज़रा तीन मेजर फ्रेजेस है ना जो हमारे पास चलती हैं, नाउन फ्रेज चलती है, हमारे पास वर्ब फ्रेज चलती है, और हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज चलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हेडवर्ड प्रपोजिशन लग गया है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, अगर वर्ब है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है तो ये वर्ब फ्रेज है, और जुमले के आगाज में अगर डिटर्मिनर है और उसके साथ नाउन लगा है तो यू शुड बी एबल टू नो कि ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो अभी दो तीन मजीद जो है वो सैम्पल फ्रेज स्ट्रक्चर्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखें
कि जॉन लिखा है, ठीक है। जॉन जो है ये नाउन है और पार्सिंग में ये फिर नाउन फ्रेज कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद है जी द बॉय। तो द हमें पता है कि द जो है ये डिटर्मिनर होता है, बॉय जो है ये नाउन होता है, तो ये मिल मिला के नाउन फ्रेज बन जाएगी। इसी तरीके से द स्मार्ट बॉय थर्ड एग्जाम्पल में, तो द हमें पता है डिटर्मिनर है, स्मार्ट हमें पता है एडजेक्टिव है, और बॉय हमें पता है कि नाउन है। तो ये तीनों वर्ड्स मिलके द स्मार्ट बॉय जो है ये नाउन फ्रेज बनते हैं। अब ये डिसीजन लेना कि ये नाउन फ्रेज है, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो हम आगे जाके देखेंगे कि हम फ्रेज को कैसे डिटरमिन करते हैं कि ये वाकई ही वही फ्रेज है। तो इसके लिए कुछ वो टेस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल आप देखें तो द बॉय, the is the determiner and the boy is noun, so they combine together and they make the noun phrase. And then there is the prepositional phrase in the bubble. अब in क्या है, preposition है, the is again the determiner and bubble is noun, so in the bubble it makes the prepositional phrase, and when this prepositional phrase combines with the noun phrase then it becomes a noun phrase. Now the boy in the bubble is a noun phrase. However, if we eliminate the boy, कि हम यहाँ से the boy निकाल दें, in the bubble होगा तो फिर ये prepositional phrase कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल है आपके सामने prepositional phrase की, अगर आप इसको देखें। सो अब आप इसको नीचे से देखना शुरू करें, ठीक है। इन द बबल, अब इन अ बबल है, सॉरी, ठीक है। आ क्या है, डिटर्मिनर है, बबल क्या है, नाउन है, तो ये मिल मिला के नाउन फ्रेज बन गया। लेकिन जब हम इसके साथ हमने इन लगा दिया, तो इन क्या प्रेपोजिशन है, तो नाउन फ्रेज प्लस प्रेपोजिशन इट मेक्स द प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब हम इसके साथ मजीद हमने ऐड कर दिया अ बॉय। अब अ बॉय क्या है, इट इज नाउन फ्रेज। So noun phrase when it combines with the prepositional phrase it becomes a noun phrase again, ठीक है। So a boy in a bubble is a noun phrase. However, if we add another preposition in the beginning from a boy in a bubble, now again preposition is the head of the sentence, it is leading the, sorry I am calling it a sentence, it is a phrase, ठीक है। So from a boy in a bubble it is the prepositional phrase right now, ठीक है। So I hope that you are understanding this structure, the parsing, that we are talking about here। जी, अब आप एग्जांपल देखें वर्ब फ्रेज की। सबसे पहले हमने नाउन फ्रेज देखा, फिर हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज देखा। अब आप देखें वर्ब फ्रेज, सैंग, ठीक है। सिंग की दूसरी फॉर्म है सैंग, ठीक है, वर्ब है तो वर्ब फ्रेज बन गया। एट द केक, द केक डिटर्मिनर प्लस नाउन, नाउन फ्रेज है तो एट द केक, एट चूंकि वर्ब है तो ये वर्ब फ्रेज बन जाएगा। इसी तरीके से सैंग अ सॉन्ग इन द शावर, ठीक है, बैडली, sang a song in shower badly. Badly is an adjective, so it is adjective phrase. The shower is a noun, so it becomes a noun phrase. In is preposition, so preposition plus noun phrase becomes prepositional phrase. A song is noun phrase. Sang a song in the shower is, you know, verb phrase, and it combines with adjective badly and it becomes a verb phrase, okay। जो सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है आपका सेंटेंस का, जो एक आम जुमला होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ये इस वक्त आपके सामने है। द डॉग एट द बोन्स, ठीक है। आई एम गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। अब ये सारे वही वर्ड्स हैं जो कि इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सो इसमें द डॉग जो है वो डिटर्मिनर प्लस नाउन, इट बिकम्स नाउन फ्रेज। एट जो है इट इज वर्ब, द बोन डिटर्मिनर प्लस नाउन, नाउन फ्रेज, एंड नाउन फ्रेज combines with the verb and it becomes a verb phrase, and verb phrase it combines with the noun phrase and ultimately it becomes a sentence, okay। अब हमने ऑक्सिलरी वर्ब भी लगा दिया, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग था, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, ठीक है। द डॉग विल ईट द बोन, ठीक है। सो इट इज नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज प्लस ऑक्सिलरी, सो इट बिकम्स दी सेंटेंस, ठीक है। विल को आप जो है वो ईट के साथ भी मिला के तो इसको वर्ब फ्रेज यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट वो है जिसको अभी हमने डिटेल में देखा कि यानी कि जुमला जो है उसको इसके
फ्रेजेस के अंदर और फ्रेजेस को फिर फर्दर फ्रेजेस के अंदर तकसीम करना, ठीक है। दूसरा इसका एस्पेक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट इन दी सेंटेंस। मूवमेंट क्या होती है कि एक फ्रेज को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जुमले के अंदर लेके जाना ताकि उसकी पोजीशन बदल जाए, ठीक है। अब ये मूवमेंट ऑफ द फ्रेजेस जो है या रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्रेजेस जो है, ये टेस्ट हैं जो कि फ्रेज की टाइप को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो अ यूनिट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रक्चर, कि कोई भी यूनिट जो कि किसी लार्जर स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है उसको हम उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटेंस की बात करें ना, ठीक है, अगर एक अच्छा कम्प्लेक्स किस्म का सेंटेंस हमारे सामने लिखा हो, तो इफ़ वी विश टू डिवाइड दैट सेंटेंस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस होंगी जो कि उस सेंटेंस के अंदर मौजूद हैं। हाउएवर if we wish to divide a simple sentence into its constituents, तो फिर सिंपल सेंटेंस जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो उसकी फ्रेजेस होंगी, ठीक है। And furthermore, if we want to divide a phrase into its constituents, तो then phrase जो है उसके constituents obviously words हैं। वर्ड्स को अगर आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर तकसीम करना चाहें तो वो फिर मॉर्फीम्स बनते हैं, ठीक है। और अगर आप मॉर्फीम्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर तकसीम करना चाहें तो देन यू हैव अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो ये पूरी एक हायरार्की है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो कि चलती है। अब मेरे ख्याल से आपको कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ आ गया होगा कि वो स्ट्रक्चर जो कि किसी लार्जर स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसकी क्लॉजेज हैं, और अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसकी फ्रेजेस हैं, और फ्रेज है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके वर्ड्स हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स जो होते हैं उसके रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिंटेक्स के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो वर्ड्स इन अ सेंटेंस दे हैव स्ट्रिंग रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग सिंगल वर्ड्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि फ्रेजेस कहलाती हैं, ये किसी भी सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। अब एक सेंटेंस की आप एग्जांपल लें, इटैलिक में यहाँ पे सेंटेंस लिखा है माय फ्रेंड केम होम लेट लास्ट नाइट। तो अगर हम देखें तो ये जो सेंटेंस है इट कंसिस्ट ऑफ 7 वर्ड्स, और ये जो 7 वर्ड्स हैं ये ख़ास किस्म के ऑर्डर के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज किए गए हैं, ठीक है। और अगर इस स्ट्रक्चर से इनको मूव किया जाएगा, ठीक है, तो ये फिर स्ट्रक्चर जो है उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपना प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ हिस्से हैं कि जिनको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो जो ऊपर हमने मूवमेंट की बात की ना, फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट जो है इट कुड बी मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, लास्ट नाइट माय फ्रेंड केम होम लेट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स में ये जो 7 वर्ड्स हैं जो कि इस जुमले को बना रहे हैं, जो कि उसको कंप्लीट कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे इसके अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। ये इस जुमले के क्या है, अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो लैंग्वेज जो है इन जनरल या फिर जितने भी सेंटेंसेस हैं इन जनरल, वो इन अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक पर्टिकुलर ख़ास किस्म का एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत उनको अरेंज किया जाता है। अब एग्रीमेंट की ऑलरेडी बात हमने कर ली कि 2 टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, और नाउन का उसके डिटर्मिनर के साथ एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो 2 एग्रीमेंट्स हैं, इन एग्रीमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको आप मिनिमल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स यानी कि ग्रामर की मतलब के बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये मिला के सेंटेंस को कंपोज करते हैं, ठीक है। तो हर एक जुमला जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा उसका एक ख़ास किस्म का लीनियर स्ट्रक्चर यानी कि उसका एक आपस में रिलेशन होगा, और ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनको हम कहेंगे इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्मॉल यूनिट से मुराद क्या है,
वर्ड्स है, यानी कि वर्ड्स जो हैं वो किसी भी जुमले के इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। अब ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की टर्मिनोलॉजी आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इसी की बेस पे जो ऊपर एनालिसिस हमने किया उसका नाम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस है, ठीक है। तो जिस तरीके से वर्ड्स जो हैं वो मिलकर एक जो है वो जुमले के अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं, इसी तरीके से फ्रेज जो है, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट बिलोंग्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, यानी कि वो जुमले के अंदर उसका एक आपस में रिलेशन है और वो उसी रिलेशन के तहत उसको हम इकट्ठा डील करते हैं। जैसे अ बुक हो गया, अब बॉय हो गया, ठीक है, द शूज हो गया। तो अब ये वो वर्ड्स हैं जो कि दे बिलोंग टुगेदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो लिहाजा उनको हम फ्रेज की हेडिंग के अंदर डील करते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि फ्रेजेस होती हैं, ये बेसिकली कोहेरेंट होती हैं। जब आप इनको जुमले से बाहर निकालें तो भी ये अपना कुछ ना कुछ जो मीनिंग होता है उसको वो कन्वे करती हैं, ठीक है। दो एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। द डॉग एट द बोन, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी लाइक्स टू सी बिग प्रॉफिट्स। अब द डॉग जो है उसको आप निकाल लें, अच्छा हमें पता चल जाता है कि द डॉग, अच्छा मतलब कि हाँ जी है, जुमले का एक हिस्सा है दैट बिलोंग्स टुगेदर और इसको ऐसा ही रहना चाहिए। अच्छा एट द बोन, अब हम कहें द बोन कहें या फिर एट द बोन कहें, तो हाँ जी, अब ज़ाहिर है ये भी कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है। एंड दीज वर्ड्स दे बिलोंग टुगेदर, और सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, सब्जेक्ट लगेगा तो ये जुमला कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी लाइक्स है, लाइक्स टू सी है, टू सी बिग प्रॉफिट्स है, और बिग प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं दैट बिलोंग टुगेदर, और जब हम फ्रेज कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस करते हैं तो फिर ये फ्रेजेस जो हैं अलग से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। किसी भी जुमले के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं कि आया दे बिलोंग टुगेदर और नॉट, इसका डिसीजन करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिनको हम कंडक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ डिटरमिन करने के लिए कि आया ये वर्ड्स एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते। तो तीन टाइप्स के टेस्ट हैं, सब्स्टिट्यूशन टेस्ट, डिलीशन टेस्ट और मूवमेंट टेस्ट, ठीक है। जैसे मूवमेंट मैंने करके दिखाई ना आपको कि लास्ट नाइट था, तो लास्ट नाइट को हमने शुरू में ले आया ना, ठीक है। तो मतलब ये है कि दे बिलोंग टुगेदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन फ्रेज की जो रिप्लेसमेंट है उसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो नाउन फ्रेजेस जो हैं दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि जो नाउन फ्रेज है उसका उसका टेस्ट ये है, उसको असेस करने का टेस्ट ये है कि इट कुड बी रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस लिखा है लॉरा विल बाय द न्यू बैटल स्टार गैलेक्टिका डीवीडी टुमारो, ठीक है। अब आप देखें लॉरा का वर्ड ब्रैकेट के अंदर है और द न्यू बैटल स्टार गैलेक्टिका डीवीडी, ठीक है, ये सारे वर्ड्स ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों हिस्से हैं जुमले के ये नाउन फ्रेजेस हैं। अब आप देखें लॉरा को हमने रिप्लेस कर लिया शी लिखकर, ठीक है, शी विल बाय। अब वो जो आगे एक पूरा मूवी का नाम है, डीवीडी का नाम है, उसको हमने सिर्फ इट लिख दिया, ठीक है, शी विल बाय इट टुमारो। और ये जुमला अब आप देखें तो ये इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज़ गिविंग इट्स कंप्लीट मीनिंग। तो अब हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि लॉरा शी इज़, जो उसका रोल है जुमले के अंदर वो नाउन फ्रेज का है, और द न्यू बैटल स्टार गैलेक्टिका डीवीडी इसका रोल भी जुमले के अंदर किस चीज़ का है, नाउन फ्रेज का है, क्योंकि इस पूरे हिस्से को हमने इट के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से दूसरा जुमला आप देखें तो रीटा विल बाय इट ऑन वेंसडे, शी विल बाय वी फॉर वेंडेटा ऑन फ्राइडे, ठीक है। उसी चीज़ को रिवर्स कर दिया हमने, रीटा को हमने शी कर दिया प्रोनाउन, और वहाँ पे इट जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक नेम के साथ। तो अगेन द सेंटेंस इज कंप्लीट, इट इज गिविंग इट्स कंप्लीट मीनिंग, सो इट मीन्स दैट इट इज अ नाउन फ्रेज, ठीक है। इसी तरीके से वर्ब फ्रेज जो है उसका सब्स्टिट्यूशन टेस्ट है। उसका सब्स्टिट्यूशन टेस्ट क्या है कि आप वर्ब फ्रेज को रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डू सो और
डन सो के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस लिखा है लॉरा हैज ईटन लॉट्स ऑफ हैलोवीन कैंडी। अब हमने उसी सेंटेंस को एक दूसरे अंदाज में लिख दिया कि मैट हैज डन सो टू, ठीक है। अब ईटन जो है, ईटन वो वर्ब फ्रेज है और ईटन को आपने डन सो कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से सैंडी विल डू सो इफ वी डोंट स्टॉप हर। अगेन जो ईटन है इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय डू सो, तो इट मींस दैट इट इज अ वर्ब फ्रेज, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें कि द काउ अटैक द फार्मर विद द एक्स, कि वो किसान जिसके हाथ में एक्स था, कुल्हाड़ा था, उसको उस पे काऊ ने हमला किया। तो इसको हम रिप्लेसमेंट टेस्ट में आप देखें द फार्मर विद द एक्स, all this portion it can be replaced with single word him, जो कि प्रोनाउन है तो it means कि it is a noun phrase, ठीक है। इसी तरीके से the cow attacked him with it, अब the farmer is noun phrase और the axe is noun phrase, ठीक है। तो द काउ अटैक्ड हिम विद इट, अगेन अगर हमने मजीद ज़्यादा छोटे लेवल पे जाना है तो हम उसको मजीद छोटे लेवल पे भी ले जा सकते हैं। जी नेक्स्ट है डिलीशन टेस्ट, यानी कि किसी हिस्से को डिलीट कर देना, कि अगर एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है इट कैन बी डिलीटेड, तो इसका मतलब ये है कि उसके कॉन्स्टिट्यूंट सेम है या वो सेम फ्रेज से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। रॉबिन जैसे एग्जांपल है कि रॉबिन वाज प्लानिंग टू सी द मूवी ऑन ट्यूसडे एंड ली वाज प्लानिंग टू ऑन वेंसडे, ठीक है। अब ये सी द इंटायर मूवी जो है इसको हमने हटा दिया। अब ये सी द इंटायर मूवी क्या है, ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है। सी द एंटायर मूवी ऑन ट्यूसडे, अगेन वर्ब फ्रेज। प्लानिंग टू सी द एंटायर मूवी ऑन ट्यूसडे, अगेन ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक पूरे हिस्से को बाद सिचुएशंस में कि अगर वो हिस्सा ऑलरेडी आ चुका है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जी मूवमेंट। मूवमेंट का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मूवमेंट टेस्ट होता है, यानी कि आप जुमले के हिस्से को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि अगर जुमले का एक हिस्सा अगर आप उसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन इट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूंट, ठीक है। तो मूव एज अ यूनिट टेस्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश द फ्रेजल कैटेगरीज, के कोई भी फ्रेजल कैटेगरी जो है उसको आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन स्टडीड सिंटैक्स बिकॉज इट वाज सो फैसिनेटिंग। अब हमने देखें बिकॉज इट वाज सो फैसिनेटिंग, अब ये पूरा हिस्सा हमने मूव कर लिया, जॉन स्टडीड सिंटैक्स, तो इसका मतलब ये है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके। And without a second thought he jumped into the pit, and without a second thought into the pit he jumped। अब आप देखिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट टेस्ट हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो तीन टाइप के टेस्ट हैं जो कि कंडक्ट होते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन दैट वेदर अ part of sentence is a constituent or not. So that is the end of the unit on syntax, and I hope that it proves helpful for you. It will prove helpful for you. So thank you so much for listening. Take care. Allah Hafiz.